जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन एंड आई एम लिटिल स्माइलिंग बिकॉज़ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर लेक्चर किधर गए, नए लेक्चर क्यों नहीं आ रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि नए लेक्चर क्यों नहीं आ रहे थे। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिकल मूव। हम आगे भी जाएंगे, थोड़ा पॉज लेंगे, लेकिन ओवरऑल ड्यूरेशन सेम रहेगी। मैंने एक वीडियो में आपको ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बताया। प्लीज़ उसके अंदर जो मैंने बातें बताई हैं उन पे अमल करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, चाहे आप ब्लॉकचेन के लेक्चर देख रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं, लेकिन उन बातों पे अमल करना ज़रूरी है, याद रखिएगा। और ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ थ्योरी या उसको समझ लेना काफ़ी नहीं होता, आपने रिसर्च करनी है, नई चीज़ें निकाल के लानी है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई हो, तो अपना पूरा फोकस किसी एक कंटेंट में या किसी एक बंदे की बताई हुई बात पे लगाने की बजाय अपना दिमाग खोलो, अपनी रिसर्च स्किल्स बेहतर करो, अपनी ऑनलाइन लर्निंग को बेहतर करो। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया है कि आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी इतना इल्म नहीं दे सकती कि आप यूनिवर्सिटी से निकलें और इंडस्ट्री पे छा जाएं। नो, फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी टू इंडस्ट्री आपको बीच में बहुत सारी ऑनलाइन लर्निंग करनी होती है। ये दौर ही ऑनलाइन लर्निंग का है। इतना सा आर्ट ये आप सीख गए ना, तो आपको कभी किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोर्स नहीं बेच पाएगा, ट्रस्ट मी। पर ये लेक्चर ब्लॉकचेन का है। ब्लॉकचेन की तरफ आते हैं। अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब तक आप ब्लॉकचेन का वो कोर कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हैं। तो आगे हमारे पास कंसेंसस एल्गोरिदम्स हैं कि माइनर माइनिंग कैसे करता है, नए ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, नए कॉइन्स कैसे जनरेट होते हैं, नई करेंसी कैसे जनरेट होती है। सी, मैंने जैसे करेंसी का वर्ड यूज़ किया तो आप कहेंगे हैं ये कहाँ से आ गई। तो इसलिए आज हम पहले थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी पे बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी तक बात पहुंच कैसे गई। आप ज़रा सोचें और मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि आंखें बंद करके सोचिए, एक नाम लें पैसा। जैसे ही हम पैसे का नाम लेते हैं ना, हमारे जहन में नोट आते हैं, बड़े बड़े नोट आते हैं जिसके ऊपर बाबा जी की पिक्चर बनी होती है। क्योंकि हमने जब से होश संभाला है, हमने इन पेपर को देखा और हम इस पेपर को पैसा कहते हैं, मनी कहते हैं, राइट? दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। अगर आपके पास गोल्ड है आप उसको भी मनी कह सकते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी आप उसको भी मनी कह सकते हैं, आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल और डिजिटल एसेट है आप उसको भी मनी कह सकते हैं। मनी इज़ समथिंग जिसके एवज आप कुछ एक्सचेंज में ले सकें, जिसकी कोई इतनी वैल्यू हो कि उसके बदले आप कुछ चीज़ ले सकें। मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप लिखें कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो आपको बहुत सारी उर्दू में डिटेल आसान वीडियोस मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ज़रा सा ब्रीफ कर दूंगा उन लोगों को जिनको वर्चुअल करेंसी का नहीं पता। तो मैं शुरू से स्टार्ट करके वर्चुअल करेंसी तक का कॉन्सेप्ट बना दूंगा, और मैं उन एक्सपर्ट लोगों से माजरा चाहता हूं जो ये समझते हैं कि सर बहुत बेसिक ला के बातें करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि बहुत बेसिक लोग भी ये वीडियोस देखते हैं, मुझे उनका भी ख्याल करना होता है। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम में से बहुत से लोग, पता नहीं कोई अंकल ना देख रहे हो ये वीडियो, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो बार्टरिंग सिस्टम चलता था। उस वक्त पैसा नहीं होता, पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, आपने सुना होगा। लोग चीज़ों के बदले चीज़ें खरीदते थे। अगर कोई बंदा मछलियाँ पकड़ता है, उसके पास मछलियाँ हैं, तो वो फ़िश को देख के, और अगर कोई बंदा आलू उगाता है तो उससे आलू ले लेता। वो फ़िश देगा, वो आलू ले लेगा, जस्ट एक्सचेंज कर लेगा। अगर आप कोई बंदा कपड़े बनाता है और उसके एवज कोई बंदा चावल उगाता है, तो वो उसको कपड़े दे के उससे चावल ले लेगा। तो चीज़ों के बदले चीज़ें ले जाती थी, इसको बार्टरिंग सिस्टम कहते थे। उसमें बहुत मसले मसाइल होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अगर ट्रैक्टर लेना है, पहले तो मैं ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पकड़ के इकट्ठी करूँ, फिर उनको ख़राब ना होने दूँ, और जब एक ट्रैक्टर या कोई मशीन या कोई महंगी चीज़ लेने जितने मेरे पास फिशेज़ आ जाएँ तब भी मैं उनसे लूँगा ना, तो मैं तो अपनी फ़िश को स्टॉक कर ही नहीं सकता, तो वो मैं चीज़ तक कभी पहुँच नहीं सकता। या इमेजिन करें कि कोई शख्स जूते बनाता है और किसी के पास कोई भेड़ बकरी है। अब वो भेड़ बकरी वाला कहता है कि जी जूते वाला कहता है जी मैं 2 जूतों के बदले में ना सर आपको बकरी लूँगा। अब बकरी वाला कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक पेयर की ज़रूरत है, एक पेयर की ज़रूरत है, दूसरा आप अपने पास रखो, मैं दूसरा क्यों लूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या इन दैट केस वो बकरी काट के तो नहीं देगा उसे ना,
तो बार्टरिंग सिस्टम में बहुत मसले मसाइल थे। उसमें चीज़ें आप स्टोर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस वक्त फसल की मौसम है, कोई लोग फसल उगा रहे हैं लेकिन उनको वो चीज़ चाहिए जो अगली फसल में आनी है, तो चीज़ें ख़राब हो जाती थी उस वक्त। देयर आर मैनी इश्यूज़। उसके बाद देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मनी एज़ वेल। उसके बाद जो हमारे पास थोड़ी और एवोल्यूशन हुई, तो मनी के ना डिफरेंट शेप्स हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक है कमोडिटी मनी, एक है मेटालिक मनी, एक है पेपर मनी, क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब ये देखिए, ये समझ लें आप, एक एवोल्यूशन है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। देखें कमोडिटी मनी में जब हम देखें हैं तो इट सेज दैट व्हेन डिफरेंट कमोडिटीज वर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगेन द बार्टरिंग सिस्टम, मैंने जैसे बताया भेड़ बकरियां, फिशेस या कोई भी चीज़ दे के किसी चीज़ को ले लेने को आप कमोडिटी मनी कहते थे। अब भी कमोडिटी मनी चलती है, ट्रस्ट मी। आप इमेजिन करें कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। दो तरीके हैं, या तो आप गोल्ड बेच के पैसा लेके वो प्रॉपर्टी ले लें, या प्रॉपर्टी वाले के साथ डील कर ले कि भाई तू ये गोल्ड ले ले और मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, इस गोल्ड की वैल्यू ये है, लेकिन वो वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी ही होगी ना। तो आज भी आप बार्टरिंग कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। लिटरली ये जो आप कहते हैं ना कि एक्सचेंज करना, आप आज भी कर सकते हो, बट स्टार्ट यहाँ से हुआ था, उसको हम कहते थे कमोडिटी मनी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या था कि आपके पास मादनियात थी, सोना भी एक मादनियात है, तो मादनियात निकलती थी, उनकी एक सर्टेन वैल्यू होती थी, और आप फिर उन लोगों ने कहा कि यार चीज़ों के बदले चीज़ें नहीं करें, आप ऐसा करें कि एक सर्टेन मेटालिक चीज़ कोई होगी उसके बदले आप चीज़ें ले सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे मसाइल थे, क्योंकि मादनियात तो ज़मीन से निकलती थी। अब कहीं मादनियात ज़्यादा निकल आती थी, कहीं मादनियात निकलती नहीं थी। जहाँ मादनियात नहीं निकलती थी वो गरीब हो जाते थे, जहाँ मादनियात ज़्यादा निकल आती थी वो इतने अमीर हो जाते थे कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज एक बात यहाँ ज़रूर समझिएगा, किसी मुल्क में पैसा कम हो जाए तब भी मुसीबत है, पैसा ज़्यादा हो जाए तब भी मुसीबत है। ये बात समझने की आपको, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकता। अगर किसी मुल्क के पास पैसा हद से ज़्यादा हो जाए तब भी मुसीबत में पड़ जाता है वो मुल्क, और हद से कम हो जाए तब भी वो मुसीबत में पड़ जाता है। इसीलिए इसको बैलेंस रखना ज़रूरी था। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हम इन लोगों ने क्या किया कि कोई एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी, एक ऐसी पैसे की शक्ल होनी चाहिए कि जिसके बदले आप कुछ भी ले सको, राइट। तो शुरू में रसीदें आई, और जब मैं फिर रसीदों की बात करता हूँ तो अब बड़ा कहीं और चला जाता है। तो होता क्या था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई 200 टन गंदम ख़रीदी है, तो अब मैं गंदम कैरी कैसे करूँगा, फिर गंदम के बदले इतना हैवी चीज़ कैरी कैसे करूँगा। तो रसीदें आई, एक पेपर होता था, उस जस्ट एक पेपर था, रसीदें आई, और फिर उसको एवॉल्व होते होते वो पेपर मनी तक पहुँचा। पेपर मनी का मतलब आजकल के जो नोट है, मैं इसको बहुत समराइज़ कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर ज़रा एवोल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी से इसको क्रिप्टो तक लेके जाना है। अब जब पेपर मनी आई तो उसके बाद के चेंजेस आपके सामने आए हुए हैं। अब आप कभी गौर करें कि अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, अगर उनकी सैलरी आती है 25,000, तो उनमें से कितने नोट उनके पास आते हैं? 50,000 अगर सैलरी आती है तो ज़्यादातर नोट देखे बगैर ही पैसा खर्च हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक मनी की वो एक शक्ल है। वो एक आपको मैं दूसरी जो टाइप दिखाई थी उसकी एक शक्ल है। देखो, अगर बैंक में जाते हो, आप पे ऑर्डर बनाते हो, उस पे ऑर्डर में कोई नोट नहीं होता, कुछ नहीं होता, उस पे ऑर्डर पे ही सारा काम हो जाता है। अब आप पे ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं रही, कार्ड्स आ गए, आप क्रेडिट कार्ड से सारे बिल पे कर देते हो। तो पैसा है कहाँ? बेसिकली वो जो पेपर फॉर्म है पैसे की, वो लिमिटेड है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, एक सर्टेन लेवल है। अगर आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है उसे हम कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन, तो ज़्यादातर जो है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ही हो रही होती हैं। तो इस तरह से अगर हम बार्टरिंग से लेके, पेपर मनी से लेके इलेक्ट्रॉनिक मनी तक सफ़र कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो चली गई है वर्चुअल करेंसी की शेप में, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी से मुराद, क्रिप्टो कॉइन से मुराद सिक्के नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई सिक्का ट्रांसफ़र नहीं होता, इस तरह से सिक्के नहीं हैं, समझ रहे हैं आप। पर उनकी वैल्यू ज़रूर है, जैसे गोल्ड की वैल्यू है इस तरह सिक्कों का वैल्यू है। बिटकॉइन की एक सर्टेन वैल्यू है, एथेरियम की एक सर्टेन वैल्यू है, जितने कॉइन्स हैं उनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। तो बात आ गई है वर्चुअल करेंसी तक। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आना चाहिए, चलें जी, बार्टरिंग में तो मसला था,
रसीदों में तो मसला था, मैंने चैलेंजेस बताए। तो पेपर मनी में क्या ऐसा चैलेंज था? आजकल के दौर में ऐसा क्या चैलेंज है कि दुनिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों जा रही है? क्रिप्टो करेंसी को नेक्स्ट बिग थिंग्स क्यों कहा जा रहा है? ये वैलिड सवाल है कि वाई क्रिप्टो करेंसी इज नेक्स्ट बिग थिंग। जरूरत ही क्यों है उसकी? उसकी जरूरत इसलिए है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप कोई भी काम करते हैं आपको टैक्स देना पड़ता है। बैंक की मुसीबतें हैं, जाएं बैंक में लाइन लगें। और अगर आपने यहाँ बैठ के अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदनी है, भाई कैसे खरीदोगे? भेज के देखो, मनी लॉन्ड्रिंग के केस पड़ जाने हैं, पैसा बाहर नहीं जाने देते, अंदर लाने की मुसीबत, बाहर लेके जाने की मुसीबत। हर मुल्क की अपने कानून है, हर मुल्क की अपनी करेंसी है, करेंसी कन्वर्जन की प्रॉब्लम। हमारे पाकिस्तान में पर्टिकुलरली इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड वी आर फेसिंग सम सीरियस इश्यूज विद जब हम क्लाइंट हमें पे करता है तो हमारे पास सीरियस इश्यूज हैं। मैं आपको बताऊं कि पर ट्रांजैक्शन जो मैं पे करता हूं, बड़ा दुख होता है देख के, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कट जाता है फॉर नथिंग। पर मंथ मेरा 4 से 5 लाख रुपया सिर्फ ट्रांजैक्शन की फी पे कटता है। बड़ा गुस्सा आता है सीरियसली। तो क्रिप्टो में ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में बॉर्डर्स नहीं है, आप कंट्री टू कंट्री लिमिटेशन नहीं है, एंड अबव ऑल बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है। और अगर बैंक्स इन्वॉल्व होंगे तो एक सिस्टमैटिक मैनर में होंगे, लेकिन ये पीयर टू पीयर है कि आप बैठ के एज एन इंडिविजुअल, एक आम आदमी किसी दूसरे आदमी से डायरेक्ट डील कर सकता है, पैसा भेज सकता है, ला सकता है, कोई बैंक बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। यही क्रिप्टो की स्ट्रेंथ है और यही क्रिप्टो में मुसीबत है। ऑब्वियसली ना, गवर्नमेंट ने टैक्स तो लेना है ना, तो बीच में जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को तो वो आने नहीं देंगे। अब आपके जहन में जो दूसरा सवाल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम बार्टरिंग सिस्टम से, रसीदों से होते हुए, नोटों से होते हुए, चेक बुक से, पे ऑर्डर से होते हुए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से होते हुए क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत तक तो हमें समझ में आ गई। तो अभी मैंने बेसिक बताई है। तो अब आप ये बताएं जी, क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का क्या ताल्लुक है आपस में? तो क्रिप्टो करेंसी, हम तो ब्लॉकचेन का चैप्टर पढ़े, बीच में क्रिप्टो कहाँ से आ गई? बहुत से लोगों को पता होगा, आई अप्रिशिएट दैट, बहुत से स्मार्ट लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बट अगेन सबको साथ लेके चलना है। सो देखें, थिंग इज, बैंक आए क्यों? प्रोटेक्शन। हर बंदे को जब व्हेन इट्स कम टू मनी, पीपल नीड प्रोटेक्शन, हिफाजत, पैसा तो चोरी नहीं होना चाहिए। ब्लॉकचेन ने इतने ज़बरदस्त एल्गोरिदम्स दे दिए, इतने ज़बरदस्त एल्गोरिदम्स हैं कि उनको हैक नहीं किया जा सकता, उनको क्रैक नहीं किया जा सकता, राइट? सो मनी इज सिक्योर, आपकी आइडेंटिटी सिक्योर है। मैं पढ़ा चुका हूं, आपकी आइडेंटिटी सिक्योर है, आप कौन हैं वो कंफर्म है अगर आप ब्लॉकचेन पे हैं। ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सिक्योर है। तो ब्लॉकचेन ने आके आपको वो सिक्योरिटी दे दी, जिसके ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है या फ्यूचर में जितनी क्रिप्टो करेंसी आएगी वो सारी की सारी ब्लॉकचेन बेस्ड है, वो ब्लॉकचेन पे बनी हुई है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, डिफरेंट करेंसीज बट द ब्लॉकचेन तो सेम है। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि ब्लॉकचेन ओवरऑल सेम होती है, जस्ट लाइक आपका घर और आपके हमसाए का घर मेरे लिए दोनों घर हैं, राइट? दोनों में लोग रहते हैं, दोनों आपकी प्रॉपर्टी हैं, दोनों में आपकी फैमिली रहती है, राइट? लेकिन उस घर के अंदर मटेरियल जो है वो भी बेसिकली सेम है, ईंटें होंगी, रेत होगा, पत्थर होगा, जो भी है सारा मटेरियल सेम होगा दो घरों का, लेकिन बनाने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। ब्लॉकचेन के अंदर भी बहुत से कंपोनेंट हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, कंसेंसस एल्गोरिदम्स हैं, हर बंदा डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम यूज़ करेगा। अब जब हम आगे जाएंगे, कंसेंसस एल्गोरिदम पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि क्रिप्टो करेंसी जो है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे बनी होती है, लेकिन ओवरऑल ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स को बना के एक चेन बनती है, और वो ब्लॉक्स की टाइप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बननी तो एंड में ब्लॉकचेन ही है। तो यहाँ तक हम क्रिप्टो करेंसी में बार्टरिंग से होते हुए, क्रिप्टो करेंसी से होते हुए, क्यों क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत पड़ी, क्यों ब्लॉकचेन कनेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी के साथ, और आगे जाके हम देखेंगे कि वाई। बस एक बात आप गलती ना कीजिएगा, जो बहुत से लोग आजकल गलती करते हैं, और वो पता क्या है, आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर देते हैं ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी के लिए बनी है और बस।
कि ब्लॉकचेन है ही क्रिप्टो करेंसी के लिए, और क्रिप्टो करेंसी तो ब्लॉकचेन के लिए है। ये फैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ ब्लॉकचेन पे बन सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं बनी। सिर्फ ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में, हाँ सबसे ज़्यादा बैंकिंग एंड सबसे ज़्यादा है इसमें, फिनटेक में, करेंसी में, उसके साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और बहुत सी चीज़ें, सिक्योरिटी, जहाँ भी ब्लॉकचेन बहुत जल्द हर जगह आपको नज़र आएगी। तो डोंट कंफ्यूज दैट कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए बनी है। तो अब आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करेंसी को मैंने कनेक्ट कर दिया ब्लॉकचेन के साथ, सब कुछ हो गया। अब हम आगे से पढ़ना शुरू करेंगे कंसेंसस एल्गोरिदम। जब उनकी बात कर रहा हूँगा, बीच में जिक्र आएगा, तो आप ये वीडियो देख चुके होंगे और आपके लिए समझना आसान होगा। वीडियो के बाद रिसर्च कीजिए, वैलिड क्वेश्चंस डालें कमेंट के अंदर, अपने हिस्से की मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें। वीडियो ख़त्म होने के बाद अगली वीडियो के इंतज़ार करने से पहले अपने हिस्से की मेहनत करें, इससे 10 गुना ज़्यादा सीखें। और अगर कुछ नया आया तो मुझे भी बताएं कि सर आप इस वाले पॉइंट को भी देखें, दूसरों को बताएं। इल्म बांटने से बढ़ता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ बैठ के इल्म बांट रहा हूँ, और वो जब मैं यहाँ आने से पहले मुझे खुद भी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। जो स्कैटर्ड थॉट होते हैं ना माइंड में, उन सबको कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए इट टेक्स लिटिल टाइम। तो फ्रस्ट्रेट ना हुआ करें, एंड तक जाएंगे। अगर कुछ नया आया तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।